साल 1964 अमेरिका ने न्यूयॉर्क टाइम्स में केरला की भुखमरी के बारे में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें यह बताया कि केरला में ग्रेन शॉर्टेज हो गई है और भुखमरी एक बड़े लेवल पर है। लोगों को चावल खाने में नसीब नहीं हो रहा है। इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि वो चावल तब तक नहीं खाएंगे जब तक कि केरला की चावल की डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। आखिर कैसे 1964 में जहां केरला में भुखमरी एक बड़े लेवल पर थी, वही स्टेट 2012 के पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में सबसे कम पॉवर्टी वाला स्टेट कैसे बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। आज हम इस वीडियो में भारत के साउथ वेस्ट स्टेट केरला की बात करेंगे। दोस्तों, स्वतंत्र भारत में जब छोटी छोटी रियासतों का विलय हुआ तब त्रावणकोर तथा कोचीन रियासतों को मिलाकर 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर कोचीन राज्य बना दिया गया, लेकिन यह मालाबार मद्रास प्रांत के अधीन ही रहा था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत त्रावणकोर कोचीन राज्य तथा मालाबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य बनाया गया। दोस्तों, अगर हम केरल के इतिहास को देखें तो बेसिकली केरल का इतिहास मुख्यतः चेर शासनकाल से स्टार्ट होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपना परशु पानी में फेंका था, जिसकी वजह से परशु के आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली और उसे केरल के नाम से जाना गया। केरल में आवास केंद्रों का दूसरा चरण संगम काल माना जाता है। इसी समय को प्राचीन तमिल साहित्य के निर्माण का काल भी माना जाता है। संगम काल सन 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक रहा था। इसी काल में भारत के अन्य प्रांतों से लोग केरल में आकर बसने लगे थे। बौद्ध और जैन धर्मों का प्रचार भी इसी समय हुआ था। ब्राह्मण आगमन भी इसी काल में हुआ था। उन दिनों केरल में विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मण की 64 बस्तियां थीं। ईसा की पहली शताब्दी तक केरल में ईसाई धर्म भी पहुंच गया। 345 में कनाडी के थॉमस के नेतृत्व में पश्चिम एशिया से 7 कबीलों 400 ईसाई धर्मावलंबी केरल में आकर बसे, जिनसे केरल में ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा मिला। यह वही समय था जब केरल का अरबवासियों के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार चल रहा था। 8वीं ईस्वी आते आते केरलवासी इस्लाम धर्म से भी प्रचलित हो गए थे। दोस्तों, केरल का विदेशी राज्यों के साथ बहुत पुराना व्यापारिक संबंध रहा है। केरल के सुगंधित मसालों ने विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ईसा पूर्व 3000 वर्षों से ही केरल में विदेशियों का आवागमन आरंभ हो गया था। उन दिनों तक असीरिया और बेबीलोन के निवासी केरल पहुंचते थे। इन्होंने प्राचीन सुमेरियन संस्कृत को यहाँ विकसित किया था। वे इलायची, लौंग आदि अपने साथ ले गए। केरल के साथ सर्वप्रथम मसालों का व्यापार करने वाले अरब और फिनीशिया के लोग थे। ऐसा माना जाता है कि समुद्र से यहाँ पहली बार पहुँचने वाले ओमान तथा पर्शियन खाड़ी क्षेत्र के अरबवासी लोग रहे होंगे। केरल के मसाले उत्तर भारत से होते हुए मध्य एशिया पहुँचते थे। ग्रीस और रोमन्स के साथ भी व्यापार केरल का पहले से था, क्योंकि दियोस्त्रुदिस नामक प्राचीन ग्रीक वैद्य के मेटेरिया मेडिका नामक वैद्य ग्रंथ में हल्दी, अदरक, लौंग इत्यादि के औषधि गुणों का वर्णन है। ईसा पूर्व 1ली सदी में जब रोमन्स ने मिस्र पर आक्रमण किया, तब केरल के साथ मसाले व्यापार पर अरबों का एकाधिकार टूट गया और उनका स्थान रोमन्स ने ले लिया। केरल में भरपूर मात्रा में रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 45 ईस्वी में जब मिस्री नाविक हिप्पालस ने भारतीय महासमुद्री हवा की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर ली, तब उनके लिए समुद्री यात्रा आसान हो गई। उन दिनों सबसे महत्वपूर्ण और कीमती मसाला काली मिर्च थी। केरल के साथ व्यापार संबंध रखने वाले दूसरे देशों में एक चीन भी था। ऐसा माना जाता है कि केरल में ग्रीक तथा रोमन्स की शिप पहुंचने से पहले चीनी शिप केरल के बंदरगाहों में पहुंची थी, क्योंकि केरल में प्राचीन चीन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी यहाँ मिले हैं। इस साक्ष्य से यह प्रमाणित हो जाता है कि केरल का व्यापारिक संबंध चीन के साथ भी रहा था। दोस्तों, अगर हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो केरल भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है, जो कि ईस्ट में पश्चिमी घाट की सीमाओं तथा वेस्ट में अरब सागर के तटों को कवर करता है। इस प्रदेश की चौड़ाई 35 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक है। भौगोलिक दृष्टि से केरल पर्वतीय क्षेत्रों, घाटियों, मध्यवर्ती मैदानों तथा समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है। केरल के खूबसूरत बैकवाटर में झीलें, नहरें और अरब ओशियन तट के समानांतर स्थित खाड़ियों के खूबसूरत नज़ारे हैं। केरल के बैकवाटर इलाके दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में एक हैं। केरल में 44 नदियां बहती हैं, जिसमें से 41 नदियां पश्चिम की ओर और 3 नदियां कामनी, भवनीपूसा और पाम्पार पूर्व की ओर बहती हैं। समुद्री झीलें केरल का मुख्य आकर्षण हैं। तेनमला से पोनमुडी और मुन्नार तक केरल के पास देश के कुछ सर्वोत्तम पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के खूबसूरत स्थल केरल के लैंडस्केप की शोभा बढ़ाते हैं और बेहतरीन पिकनिक स्थल भी हैं, जहां साल भर खूबसूरत दृश्यों का आनंद उठाने और रेयर प्रकार की वनस्पति और जीव जंतुओं को देखने बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं। मुन्नार, वायनाड, थेकड़ी, पेनमुडी, लक्कीड़ी, साइलेंट वैली, रानीपुरम, इडुक्की, वेथेगिरी, पेनाबू
ये केरल के कुछ मेजर हिल स्टेशन है जहाँ हर साल भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में स्थित अनायमुडी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की एक पर्वत है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। हिमालय के बाहर यह देश की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ का वेदर ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले केरल में ही प्रवेश करता है। पश्चिम घाट से टकराकर जोरदार वर्षा करता है। हालांकि साउथ ईस्ट मानसून से भी वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी घाट के आ जाने से साउथ ईस्ट मानसून कुछ दर्जों से होकर प्रवेश करती है और वर्षा करती है। साउथ ईस्ट मानसून से जो केरल में वर्षा होती है उस वर्षा को हम मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, केरल में अनेक प्रकार के मसालों की खेती की जाती है। उनमें गरम मसाले हो गए जैसे काली मिर्च, इलायची, जावित्री, दालचीनी, कबाब चीनी आदि भरपूर मात्रा में उगाए जाते हैं। इसी कारण केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। कथकली यहाँ का विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। मोहिनीअट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में कटारी पट्टम शैली है। मलखम्ब यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। सबरीमला एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इन्हीं सब आकर्षणों से पर्यटक हर साल यहाँ खींचे चले आते हैं। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे पूरे स्टेट में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बेसिकली ओणम एक क्रॉप फेस्टिवल है जिसे थिरुवोनाम कहा जाता है। यह मलयालम कैलेंडर के चिमोग महीने की शुरुआत में मनाया जाता है, जबकि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार अगस्त सितंबर में यह मनाया जाता है। केरल में ओणम का फेस्टिवल दिवाली के फेस्टिवल से भी बड़ा माना जाता है। यह त्यौहार एकता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पूरे केरल को फूलों से सजा दिया जाता है। यहाँ पर अलापुझा के पास पुंडमदा झील में हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है। यह केरल के सबसे महत्वपूर्ण स्नेक बोट रेस में से एक है। इस बोट रेस का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। अलापुझा को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। केरल में अनेक लोकप्रिय वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनमें वनस्पति और जीव जंतुओं की सिंगुलर और रेयर प्रजातियां हैं। केरल राज्य के लोकप्रिय वन्यजीव अभ्यारण्य में भव्य पश्चिमी घाटों या सह्याद्री पर्वत श्रेणियों के घने जंगलों में 14 वन्यजीव अभ्यारण्य, 2 टाइगर रिजर्व है तथा 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें संरक्षित और विलुप्त जीवों की प्रजातियां हैं जैसे इंडियन स्थाल भालू, सिंह पूंछ वाला बंदर, भारतीय वायसौन, बंगाल टाइगर, नीलगिरी थार आदि शामिल हैं। दोस्तों, अगर हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो केरल के इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज़्यादा ह्यूमन फैक्टर का रोल है। एजुकेशन में हुए रिफॉर्म्स ने केरला को एक ऐसा कैपिटल प्रोवाइड किया है जिसने साल दर साल अपनी इम्पोर्टेंस इंक्रीज किया है। 1980 के बाद इंडिया के बाकी स्टेट के मुकाबले केरल ने अपने बजट का एक बड़ा भाग एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करना शुरू किया। इसी से केरल की दशा में बदलाव होना शुरू हुआ। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं, 1950s के आसपास केरला में ज़्यादातर स्कूल प्राइवेट हुआ करते थे। टीचर्स को कम सैलरी दी जाती थी। लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में बनती है तो वो एजुकेशन में एक बड़ा बदलाव करती है। केरला एजुकेशन बिल 1957 को लाकर इससे क्या हुआ कि जो केरल के प्राइवेट स्कूल थे उनमें सरकार वहाँ के टीचरों को गवर्नमेंट सैलरी देना शुरू करती है, जिससे एजुकेशन में एक बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, केरल में कास्ट सिस्टम भी एक बड़े लेवल पर था, लेकिन जैसे जैसे लोग एजुकेट होते चले गए कास्ट सिस्टम भी धीरे धीरे कम होता चला गया। दोस्तों, केरल अमीर स्टेट होने से पहले एजुकेटेड एंड हेल्दी हुआ। यही कारण है कि केरला का इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। दोस्तों, अगर हम केरला के लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 के सेंसेक्स के अनुसार केरल का लिटरेसी रेट 94.2% है। जेंडर वाइज देखें तो 96.11% मेल है, वहीं 92.07% फीमेल लिटरेसी रेट है, जबकि इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट 76.32% है। दोस्तों, केरल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम देखें तो बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, छोटे उद्योग, खाद्य ग्राम उद्योग, कारीगर उद्योग आदि आते हैं। केरल के ट्रेडिशन कंपनीज में मेजर कयर उद्योग हैं। कयर उद्योग के बाद हैंडलूम और काजू का स्थान आता है। भारत के कयर उत्पाद में 35% और कयर उत्पाद से बने सामानों में 90% केरल से ही बनता है। इस क्षेत्र में लगभग 5 लाख से अधिक वर्कर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त 10 लाख लोग इस पर डिपेंडेंट हैं। लगभग 2 लाख लोग हैंडलूम उद्योग में काम करते हैं। खपेरू, बीड़ी, रेशम उत्पादन, बांस, बागान उद्योग ये भी ट्रेडिशन उद्योग के अंतर्गत आते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में केरल में मॉडर्न इंडस्ट्रीज को लगाया गया। ब्रिटिश बागान मालिकों तथा जर्मन ईसाई प्रीचर्स ने इन इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया। 1859 में अलापुसा नगर में जेम्स डारा, जो कि अमेरिका से थे, इन्होंने यहाँ पर केरल की प्रथम कयर फैक्ट्री स्थापित की। 1881 में कोललम नगर में कपड़े की प्रथम मिल स्थापित की गई। कोसीकोटे और पालक्कड़ में ईंटों की कंपनियां स्थापित की गई। 20वीं सदी के आरंभ के वक्त केरल के पास कुछ ट्रेडिशन उद्योग थे, लेकिन 1935 से 1946 के बीच तिरुवनंतपुरम में अनेक उद्योग स्टार्ट किए गए।
मिरियोन्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, अमोनियम सल्फेट, कास्टिक सोडा, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को यहाँ लगाया गया। इसी काल में तिरुवनंतपुरम में पब्लिक सेक्टर की भी स्थापना हुई। वर्तमान में केरल में 727 छोटी व बड़ी बिजनेस इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें 27 सेंट्रल गवर्नमेंट की जबकि 590 प्राइवेट हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज पालक्कड़, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर जिले में आते हैं। यहाँ IT इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, कृषि आधारित इंडस्ट्रीज, फिनिश गुड्स, आयुर्वेदिक औषधि, मिनरल्स, मरीन प्रोडक्शन, लाइट इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, रबर बेस्ड इंडस्ट्रीज को विशेष प्रोत्साहन मिला है। केरल में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली सामग्री में देखें तो काजू, मरीन प्रोडक्ट हैं, कैर उत्पादन है, कॉफ़ी है, चाय है और सुगंधित मसाले हैं। केरल की गवर्नमेंट ने देश का पहला IT पार्क तिरुवनंतपुरम में 1995 में बनवाया था, जहां आज भी एक ह्यूज अमाउंट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आज केरला से लगभग 15 लाख लोग विदेश में जॉब करते हैं। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार केरला की टोटल पॉपुलेशन का 14.2% लोग फॉरेन में काम कर रहे थे। आज तिरुवनंतपुरम एशिया में लीडिंग मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेट करता है। केरला अकेला एक ऐसा स्टेट है जहां आज हर गांव में स्कूल और हॉस्पिटल हैं। लैंड रिफॉर्म के बाद केरल में कोकोनट, ऑयल और रबर जैसी एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। कैश क्रॉप की फार्मिंग को भी बढ़ावा मिला। इससे एक बड़े लेवल पर केरला से लोग मिडिल ईस्ट चले गए हैं, जिससे लेबर शॉर्टेज हो गई है। केरला में लेबर वेजेस इंडिया के एवरेज लेबर वेजेस से लगभग 2 गुना है। यही कारण है कि आज उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी के लोग केरल में अधिक मात्रा में माइग्रेट कर रहे हैं। चैलेंजेस ऑफ केरला। केरला की वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी है। इसके पीछे का कारण है लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। केरला की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3.34 है, जो कि नेशनल एवरेज 17.7 से काफ़ी कम है। केरला के इकोनॉमिक सेक्टर आज लेबर शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं, जिनमें मैनुअल और लेस स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। केरला में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़े स्तर पर है यूथ का। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार केरला में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 35% तक हो गई थी। एजुकेशन के मामले में जहां ये स्टेट पूरे इंडिया के टॉप स्टेट में आता है, वहीं इस स्टेट में रह रहे SC, ST और फिशिंग कम्युनिटी के लोग आज भी प्रोफेशनल एजुकेशन में पीछे रह गए हैं। गवर्नमेंट को आज SC, ST और फिशिंग कम्युनिटी के लोगों को भी प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे स्टेट की ग्रोथ में काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।